हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सर्कुलर मोशन के चौथे लेक्चर को लेकर के आ गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक रहता है। रोटेशनल मोशन में स्पेसिफिकली इसकी बहुत ज्यादा नीड पड़ती है। एक टर्म है, देखो हमने लास्ट जो थर्ड लेक्चर खत्म किया था वहां पर हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाया था, टर्म्स डिस्कस कर रहे थे ना। सेकंड जो लेक्चर था उसमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया। थर्ड लेक्चर में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को डिस्कस किया और उसमें हमने ये जाना कि कैसे ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कैलकुलेट की जाती है, ओमेगा होता क्या है, लीनियर मोशन में ओमेगा कैसे रिलेट किया जाता है। अगर कुछ लोगों को याद आ रहा हो तो हमने बताया था बेटा ओमेगा इज इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन आर। ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा होगा। लीनियर मोशन में इसका इस्तेमाल करते थे हम लोग, और सर्कुलर मोशन में क्योंकि वी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर तो हम लोग डायरेक्टली वी बाई आर भी लिख देते थे। ये चीजें तुम लोग को याद हो रही होंगी, है ना। इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे जो इजी टाइप के क्वेश्चन थे। आज अभी की क्लास में एक ओमेगा से ही रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है बेटा, और ये टॉपिक तुम्हारे रोटेशनल मोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक टर्म होता है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। मैं यहां लिखता हूं उसको। एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब बच्चा लोग जो 11th में नए नए होते हैं ना, उन लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, सर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। और मतलब कंफ्यूजन इस बात पे भी रहता है क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को पता है इसको भी हम लोग ओमेगा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हां जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल भी ओमेगा है और एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल भी ओमेगा। तो बच्चा बहुत कंफ्यूजन रहता है, स्पेशली जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं कि सर एंगुलर ओमेगा है क्या, आखिरकार एंगुलर वेलोसिटी है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, या अगर दोनों ओमेगा के क्या दोनों चीजें सेम है, क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, एक जो एग्जैक्टली सेम कंसीडर कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर के आज डिस्कस करेंगे। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या है रिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखो क्या है। पहली बात तो एंगुलर वर्ड हटा दो, फ्रीक्वेंसी तुम समझते हो कभी भी कोई भी ऐसा मोशन हो रहा, देखो फ्रीक्वेंसी का मोशन, ये जो फ्रीक्वेंसी वर्ड है ये कब आता है, ये वर्ड तब आता है जब कभी ऐसा मोशन हो रहा हो जो टाइम के साथ लगातार रिपीटेटिव मोड में हो, पीरियोडिक मोशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जैसे सर्कुलर मोशन एक बहुत अच्छा पीरियोडिक मोशन है, जहां पर लेट्स से अगर कोई जैसे सर्कल बना हुआ है, अगर एक बॉडी है यहां पर, जैसे मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट ए पर एक बॉडी है और वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो एक फिक्स टाइम के बाद वो वापस ए पे आएगी, फिर एक फिक्स टाइम के बाद वापस ए पर आएगी। ऐसा मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। तो सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक मोशन है। और भी बहुत सारे पीरियोडिक मोशन है जो तुमको 11th क्लास में डिटेल में भी पढ़ना है और तुमने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, वो झूला झूला है तुम लोगों ने, जो ऐसे ऐसे इसको कोलंबस बोलते हैं, तो वो भी तो एक टाइम का पीरियोडिक मोशन है, एक पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर रहा है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। अगर आप एक स्प्रिंग लो, एक ब्लॉक, एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को बांध दो और उसको खींचो और छोड़ दो, तो स्प्रिंग भी ऐसे एक फिक्स पोजीशन के अबाउट ऐसे 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 टेटे टेटे करेगी, ऑसिलेट करेगी। ये सारे मोशंस क्या है, पीरियोडिक मोशन। और याद रखना जब भी पीरियोडिक मोशन की बात होती है तो एक चीज दिमाग में हमेशा आती है, वो पता है क्या, वो ये आती है कि सर पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि कोई चीज, कोई मोशन जो है एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, लगातार वही चीज बार बार हो रही है। ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो एक दो तीन टर्म्स हैं जो पीरियोडिक मोशन के साथ जुड़े हुए हैं। सर अगर कोई चीज बार बार हो रही है तो वहां पर एक तो टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि आप लोग उसको नहीं जानते हो, टाइम पीरियड जानते हो ना सब लोग, क्या होता है टाइम पीरियड। सर कोई भी चीज का जो चीज बार बार हो रही है, एक बार होने में कितना टाइम लगा। तो जनरल तरीके से हम लोग बोलते हैं कि पीरियोडिक मोशन अगर एक साइक्लिक मोशन है तो एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को जानने से पहले हमको समझना पड़ेगा टाइम पीरियड, ठीक है ना, टाइम पीरियड। तो बेटा टाइम पीरियड समझ में आ गया सबको क्या होता है। पहले से बच्चे 9th क्लास में पढ़े होंगे, तुम लोग हर जगह जानते होंगे। मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर लूं। हां जी, टाइम पीरियड के बारे में आप लोग क्या जानते हो। सर कोई भी पीरियोडिक मोशन हो रहा है तो आप उस पीरियोडिक मोशन की एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। सर्कुलर मोशन में अगर इस बात को रिलेट करके देखें तो हम क्या कह सकते हैं, सर अगर ये बॉडी ए पॉइंट पर है और ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो अपना एक पूरा चक्कर, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। हां सर, 2 चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा, टू टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड यानी 2t। 3 चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा, 3t। सिंपल सी बात है। तो t क्या है, यहां पर टाइम पीरियड है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तो ये टर्म पीरियोडिक मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसी के साथ अगला टर्म आता है फ्रीक्वेंसी का।
अगला टर्म आता है बेटा फ्रीक्वेंसी का। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, यहां पर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं लीनियर फ्रीक्वेंसी की। लीनियर फ्रीक्वेंसी जिसको आप सभी लोग एफ लेटर से डिनोट करते आए हो, है ना। ये लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा कि एक रिवॉल्यूशन या एक साइकिल पूरा मतलब एक सेकंड में, मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। टाइम पीरियड क्या था? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी जो है बताता है एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार घूम रही है, ठीक है ना, एक सेकंड में कितनी बार घूम रही है। और इनके बीच का एक रिलेशन तुमने पढ़ा होगा, सबने याद होगा सबको, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। मतलब इसको डिराइव किया जा सकता है बट जितनी जरूरत नहीं है इसको डेरिवेशन की, बहुत सिंपल चीज है, समझना है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन है। अब अगर आप बात सर्कुलर मोशन की करो ना, सर्कुलर मोशन की, तो जरा आओ सर्कुलर मोशन का हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की कोशिश करें बेटा। तो आओ टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लगा। तो आओ देखते हैं, सर हमें टाइम अगर निकालना है तो लेटर से जो बॉडी है ये v स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लगातार कर रही थी, तो इसने एक रिवॉल्यूशन करने में, कोई मुझे बता सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है, ये जो इसकी रेडियस है बेटा, ये रेडियस लेट से r है, ठीक है, ये रेडियस r है, ओके। तो मुझे तुम बताओ अगर कोई बॉडी इसका एक कंप्लीट चक्कर लगाती है तो उसने एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस कवर की? क्योंकि हम पता है क्या यूज करने वाले हैं सर, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है तो टाइम को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, तो वो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं देखता हूं एक चक्कर पूरा करने में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, दैट विल बी, आई थिंक तुम सब लोग समझ पा रहे होगे सर, यही पूरी डिस्टेंस होगी विच इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एंड सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, हाँ है ना। और इस पूरे जो चक्कर को पूरा किया गया है वो किस स्पीड से पूरा किया गया बेटा? वो उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड है बेटा v। तो अगर मैं यहां से टाइम पीरियड निकालूं t, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? t की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 2 पाई आर अपॉन कैपिटल v। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड इन सर्कुलर मोशन। समझ में आया सबको? दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब अगर मैं यहां से तुमसे पूछूं इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी बता दो, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है तो लीनियर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 बाई टाइम पीरियड। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये जो v है वो ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज न्यूमरेटर में हो जाएगा v और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, v अपॉन 2 पाई आर, मतलब जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। यहां पर अब मैं एक चीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, सर ये v क्या है? v इज द लीनियर स्पीड या वेलोसिटी। अगर मैं इस लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहूं, ध्यान से सुनिएगा, ये f है मेरी लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये v है हमारी लीनियर वेलोसिटी, 2 पाई कांस्टेंट है और r रेडियस है। अगर मैं इस v को बदल के यहां पर एंगुलर वेलोसिटी लिखना चाहूं, ओमेगा के टर्म में लिखना चाहूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? सर आपने पढ़ा है सर ओमेगा बराबर v बाई आर। v बाई आर पढ़ा है कि v परपेंडिकुलर बाई आर पढ़ा है? सर पढ़ा तो v परपेंडिकुलर बाई आर है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन का केस चल रहा है इसलिए वहां पे v बाई आर लिख सकते हैं। रीजन आपको बता दिया है, क्योंकि v इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू r इन द सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं बेटा, क्या हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा को मैं यहां पर लीनियर फ्रीक्वेंसी f की जगह पुट कर दूं, तो या टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट कर दूं, तो जरा देखो कुछ निकल कर क्या आता है, जरा देखते हैं क्या निकल के आता है। यहां पर मैं इस पेन के कलर को चेंज कर दूं, तो देखो बेटा लीनियर फ्रीक्वेंसी f बराबर v की जगह अगर मैं लिख दूं आर ओमेगा अपॉन 2 पाई आर, ये आप लोग को दिख रहा है, वो आर ओमेगा अपॉन 2 पाई आर। यहां से थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आर से आर कैंसिल, सो वी कैन से दैट दिस ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एफ। यस यस, नाउ दिस ओमेगा, इस ओमेगा को तुम अभी तक क्या कह रहे थे? इस ओमेगा को तुम बोल रहे थे एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन अब मैं इस ओमेगा को एक और नाम से पुकारूंगा और अब ये ओमेगा बन गया हमारा। देखो ओमेगा क्या है, तुम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा होगा ना। यहां पर देखो जरा, यहां पर 2 पाई तो कांस्टेंट है और यहां f फ्रीक्वेंसी है, तो अगर इस वाले राइट हैंड साइड पर जो टर्म लिखा है वो फ्रीक्वेंसी का टर्म है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो टर्म लिखा है दैट शुड आल्सो बी द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये चीज आपको पढ़ाई गई होगी यूनिट एंड डायमेंशन में। तो ये जो ओमेगा है ना, अब हमने इसका अलग नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया मैंने एंगुलर वेलोसिटी, नहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और रिलेशन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। रोटेशनल मोशन में हम इस चीज को हर बार यूज करेंगे, बहुत बार यूज करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ का।
तो प्लीज मैं चाहूंगा कि वहां पर कोई कंफ्यूज ना हो। वहां रोटेशनल मोशन में भी यूज करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी यूज करेंगे। ये ओमेगा आप पूरा 11 पूरा 12 चलेगा, डरना नहीं, ठीक है। तो तुमने एक चीज जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन किया था कि सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा होती है और एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा होती है, क्या वो अलग चीज होती है? तो बेटा अलग चीज नहीं होती है, सेम चीज होती है। लेकिन अगर मैं डिफरेंशिएट करने पे आऊं तो मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं, सर जब ओमेगा को आप एज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो ना, तो फ्रीक्वेंसी आप सिर्फ तभी बोल सकते हो जब आप ओमेगा का कैलकुलेशन कर रहे हो किसी पीरियोडिक मोशन में। जैसे सर्कुलर मोशन में अगर आप ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हो तो वो ओमेगा को आप एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आपने पिछली क्लास में देखा है तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का कैलकुलेशन क्या सिर्फ सर्कुलर या पीरियोडिक मोशन में ही होता है? तो जवाब है नहीं। एंगुलर वेलोसिटी का कैलकुलेशन तो लीनियर मोशन में भी होता है, और हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराया था। इसके ऊपर नीट ने भी सवाल पूछा है, इसके ऊपर जेई ने भी सवाल पूछ रखा है। क्या है कि आपको अगर आप पिछली क्लास एक बार देख लेना, वहां पर मैं बताया था कि ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का कैलकुलेशन लीनियर मोशन में कैसे किया जाता है ना। तो अगर आपको यह बात समझ में आई तो एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन यानी पीरियोडिक मोशन और लीनियर मोशन दोनों में कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिर्फ तभी वर्ड यूज होगा जब पीरियोडिक मोशन हो यानी सर्कुलर मोशन हो, ठीक है। हमेशा सर्कुलर नहीं, किसी भी तरीके का पीरियोडिक मोशन हो। जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था स्प्रिंग का, कि स्प्रिंग में ब्लॉक को इधर खींचा तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, यहां पर पीरियोडिक मोशन हो रहा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी, ठीक है ना। आप सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन देख लो तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन हो रहा है, तो यहां पर भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। जहां पर भी पीरियोडिक मोशन होगा वहां एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। फॉर्मूला ये है ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, ठीक है। हाँ, ये तो लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है। अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन चाहते हो तो ये भी बहुत सिंपल है। सर इस f की जगह अगर आप 1 बाई टाइम पीरियड रख दो तो आपके लिए एक नया रिलेशन निकल के आएगा। मैं यहां से इसको रब करता हूं, देखो आपके लिए एक नया रिलेशन निकल के आएगा। क्या सर? देखो सिंस f इज इक्वल्स टू 1 बाई टी, सो वी कैन क्लियरली से दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π अपॉन टाइम पीरियड t। ये दोनों रिलेशन आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आई विल से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एज सून एज तुम इस वीडियो को देख रहे हो। ओमेगा बराबर 2π बाय टाइम पीरियड या 2πf, प्लीज याद रखना, हर जगह इसका यूज होगा, ठीक है। हर एक मतलब हर जगह का मतलब है जहां जहां पीरियोडिक मोशन आएगा, कहीं भी पीरियोडिक मोशन आ रहा है ओमेगा का जिक्र जरूर होगा, ठीक है। क्लास 12th में जब आप आओगे मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे तो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वहां पे भी ओमेगा का जिक्र होगा। अभी तो 12th में या 11th में तो रोटेशनल मोशन एसएचएम हर जगह ऑसिलेशन एंड वेव्स में भी इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो प्लीज भूलना मत एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यह था तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। ओमेगा खत्म होने के बाद अब जो हमारा तीसरा टर्म बचा, तीसरा टर्म जो है दैट इज, तीसरा टर्म मतलब किसका? हमने पढ़ा था ना सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्म्स पढ़ रहे थे। तो पहला टर्म पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा टर्म पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी ले ली। तीसरा टर्म हमारा है एक्सेलरेशन। क्या हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की या किसकी बात कर रहे हैं? तो अगला टर्म हम इस्तेमाल करेंगे, अगला टर्म जो हमें सीखना है दिस इज एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लेक्चर में भी हमने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन अब हमें डिटेल में बात करना है। तो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, हेडिंग लगा लो भाई। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना कि एक्सेलरेशंस कौन कौन से होते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसके अंदर एक्सेलरेशंस कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उस बॉडी के पास मैक्सिमम 3 डिफरेंट टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उस बॉडी के पास मैक्सिमम 3 डिफरेंट टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि होंगे ही होंगे, हो सकते 3 हैं। हां, जरूरी के बारे में अगर हम बात करें, कंपल्शन की बात करें, तो एक एक्सेलरेशन है जो कंपल्सरी, वो तो होगा ही होगा। बाकी के 2 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताएं, बाकी के 2 अगर होंगे तो दोनों साथ में होंगे, और अगर नहीं होंगे तो दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है। तो या तो मैं तुमसे ऐसे कह सकता हूं कि सर्कुलर मोशन के अंदर इधर एक एक्सेलरेशन होगा जो कंपलसरी वाला है, या 3 होंगे, 2 वाला सिस्टम कभी नहीं बनेगा। सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन, अब मैं नाम लिखता हूं फिर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हम कौन कौन से एक्सेलरेशन की बात करें। सबसे पहले तो हमने बात करनी है, वो शुरुआत में भी हमने पहले लेक्चर में ही बात की थी जब आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन होता कैसे। तो हम पहले ही बता दें, पहला जो हमारा एक्सेलरेशन है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो ये ही वो एक्सेलरेशन है जिसके बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये वो एक्सेलरेशन है जिसके बिना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। मतलब
कंपलसरी है। किसी भी तरीके के सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होना कंपलसरी है, होगा ही होगा। बाकी के दो और बताएं, बाकी के दो और बताते हैं। नंबर 2 है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बहुत अच्छी फील आएगी, टेंशन मत लेना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको हम लिखते हैं ऐसे ए और सबस्क्रिप्ट में टी, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर ये है, फिर से मैं बोला, इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिस्टम में है, क्या होता है भी समझाएंगे इसके बारे में। तो फिर हमारा तीसरा एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी होगा। कब होगा ये? जब ये होगा, मतलब ये दोनों जो है एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये दोनों एक साथ में ही होंगे, अगर होंगे तो एक साथ में होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। ये वाला कंपलसरी होगा ही होगा। तो क्या क्या फील है इसका, ये होगा, कैसे होता है, ये दोनों होते क्या है, इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। हालांकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में हमने पहले लेक्चर में भी बात किया था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में बात करने को, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस वो बताना है, क्योंकि उस टाइम हमने ओमेगा वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं किया था, तो इसलिए हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ओमेगा से रिलेटेड फॉर्मूला नहीं बताया था। तो अभी फिर से हम बात करते हैं, जरा समझते हैं इस बात को कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। जरा देखो, मैं एक सर्कल ले लेता हूं यहां पे, जैसे ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ओके, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहली बात, कोई भी बॉडी अगर इस सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, मान लो यहां पर एक बॉडी है, ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, तो क्या वो बॉडी वाकई में सर्कुलर पाथ पे घूमना चाहती है? तो जवाब है नहीं। पहला लेक्चर देख लो, सब समझ में आ जाएगा। सर्कुलर मोशन फोर्स मोशन होता है, कोई बॉडी अपने आप से सर्कुलर मोशन नहीं करती, उसको सर्कुलर मोशन कराना पड़ता है। तो बॉडी अगर यहां पर है लेट्स से, तो बॉडी की वेलोसिटी किधर होगी? इस तरफ। ये वेलोसिटी क्या है इसकी? टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसको टेंजेंशियल क्यों बोलते हैं? हालांकि ये लीनियर वेलोसिटी है, जैसे नॉर्मल तरीके से एक बॉडी, एक कार जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये वही 10 मीटर पर सेकंड है। इसकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग है, इसलिए इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल देते हैं। मैं तो कहूंगा कंफ्यूज मत करना, ये टेंजेंशियल वर्ड से कंफ्यूज मत करना। टेंजेंशियल वर्ड सिर्फ इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है। अदरवाइज नॉर्मल तरीके से तुम कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन बोलते तो तुम क्या बोलते थे? सर ये कार है, ठीक है ना, तो कार v वेलोसिटी से आगे जा रही है, ठीक है, v वेलोसिटी से आगे जा रही है, इसके बाद a एक्सेलरेशन है। तो ये जो a एक्सेलरेशन v वेलोसिटी, ये क्या था? ये लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन था। ये एक्सेलरेशन बताता था कि इसकी वेलोसिटी किस रेट से बढ़ेगी, किस रेट से घटेगी। पहला दूसरा लेक्चर मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ढंग से समझ लेना। अगर वो ढंग से लेक्चर नहीं समझा तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे तुम, सर ये क्या होता है, ये कब आएगा, ये कब नहीं आएगा। सर्कुलर मोशन बहुत ज्यादा फंसते हैं लोगों का, नहीं कंसेप्ट क्लियर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पहला दूसरा लेक्चर को पूरा डिटेल में देखना, स्पेशली पहला तो जरूरी देखना। उसके अंदर मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन जो फंडामेंटल डिस्कस करने जरूरी थे वो सारे डिस्कस किए सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलो, तो हाँ क्या बोल रहा था, तो ये बॉडी जो थी, अब जिन लोगों ने पहला देखा उनको समझ में आ रहा होगा, ये बॉडी जाना नहीं चाहती है सर्कुलर मोशन में, जाना सीधे चाहती है, लेकिन इसको सर्कुलर मोशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइट। ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है। और ऑब्वियसली सर, क्योंकि वेलोसिटी सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग है और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो भी क्या लाइन बनाई जाती है, सर्कल की प्रॉपर्टी है कि एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट विल ऑलवेज पास टू द सेंटर, यानी दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, हेंस दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। इसके बारे में बात की थी। अगर मैं बॉडी को बदलूं, यहां पर बॉडी है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी किधर होगी? इस तरफ। दिस इज द वेलोसिटी एंड द फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड दिस, and the angle between this is 90 degree. This force is centripetal force. Continuously centripetal force होना must है। बॉडी पूरे सर्कुलर मोशन को इसीलिए परफॉर्म कर पाती है क्योंकि उसके ऊपर लगातार सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, दुनिया में किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगता है ना, तो दैट फोर्स विल ब्रिंग एक्सेलरेशन इन दैट बॉडी, इन इट्स डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो, अब सेंटर की तरफ अगर फोर्स है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन भी होगा। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू भी देखी थी फर्स्ट लेक्चर, अगेन मैं कह रहा हूं देख लेना, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं, जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी बेटा? अच्छा एक बात करो, इसको छोड़ो, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या थी? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू थी mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। और दुनिया में कोई भी फोर्स हो, खाली ये नहीं, दुनिया का कोई भी फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है सर? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो m को a से मल्टीप्लाई करो, यहां m किससे मल्टीप्लाई है? v स्क्वायर बाई आर से। तो दिस v स्क्वायर बाई आर बिकम्स द acceleration. Since this acceleration is of centripetal force, that is why we name it as centripetal acceleration, and the value of centripetal acceleration is v square by r. We have discussed it earlier in the first class, ठीक है ना, पहली क्लास में हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया था। तो इसके आगे का अब हमको थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी की ये दोनों चीजें देखनी है हमको।
तो इसके आगे का हमको और क्या देखना था, देखो देखो उस टाइम जब मैंने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पहले लेक्चर में पढ़ाया था तो हमने ये फॉर्मूला तो डेफिनेटली बताया था, v स्क्वायर बाय आर, वे v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस। लेकिन उस टाइम हमें नहीं पढ़ाया था कि टेंजेंशियल वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से भी कुछ रिलेशन है, यानी v का ओमेगा से भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है v का ओमेगा से रिलेशन, और देखते हैं, पता ही है सर, अब तो याद हो गया होगा सर। सर्कुलर मोशन में आप क्या लिख सकते हो सर, देखो हमेशा एक ही चीज याद रखना, ओमेगा बराबर v बाय आर, दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। तो अगर v इज इक्वल्स टू r ओमेगा को उठा करके हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में पुट कर दें तो ये जो नया फॉर्मूला बन के आएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, वो कितना आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आएगा क्या, v की जगह अगर r ओमेगा रख दें तो r ओमेगा का स्क्वायर कर देंगे तो दिस विल बी r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय r, तो r से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का नया फॉर्मूला बनेगा दिस विल कम आउट टू बी r ओमेगा स्क्वायर। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक के साथ में ही मैं अगला रोटेशनल मोशन कवर करूंगा। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन को पढ़ना समझना 11th क्लास के बच्चों के लिए बेहद कठिन है, लेकिन मैंने जैसा प्रॉमिस किया था इतना आराम से इतनी डिटेल डिस्कशन करके करेंगे ना कि कोई भी चीज तुमसे छूटेगी नहीं और कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। बस तुमको वीडियो पूरी देखनी है, स्पीड बढ़ा सकते हो अगर तुमको लग रहा है चीजें रिपीटेटिव मोड में चलें, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता ना, मुझे लगता है बहुत ही एवरेज बच्चा भी अगर देख रहा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा बार बार रिपीट करके बोलता हूं। ठीक है, अगर तुम लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा रिपीटेटिव ज्यादा हो रहा है, तुम लोग को थोड़ा बहुत आता है, चीजें आसान लग रही हैं, कुछ लोगों को हो सकता है यहां से चीजें आसान लगेंगी, इसके बाद चीजें कठिन होंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तब कठिन हो जाएगा, तो वो वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। एनीवेज, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, r ओमेगा स्क्वायर, नया फॉर्मूला r ओमेगा स्क्वायर। याद रखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में हमने क्या कहा कि सर्कुलर मोशन दुनिया की कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो या रोटेशनल मोशन कर रही हो तो सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होना मस्ट है, बिना इसके ये रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। मैंने कहा ना सर्कुलर मोशन अपने से नहीं होता, फोर्स होता है, तो जब तक ये फोर्स ही नहीं होगा तब तक सर्कुलर मोशन तो नहीं हो सकता, और ये फोर्स है तो एक्सीलरेशन भी होगा, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का होना मस्ट है, होगा ही होगा। सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जरूर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सीलरेशन की। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं फटाक से, क्या होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। देखो भाई, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, कहा था टेंजेंशियल वर्ड से मत डरना, टेंजेंशियल वर्ड से बिल्कुल मत डरना, ये सिंपल सा लीनियर एक्सीलरेशन है, वही जो भी डेली लाइफ में आप पढ़ते आए थे ना, सर देखो मेरे पास ये कार है, ये कार है, ये मेरी मर्सिडीज कार है, ठीक है, जो मर्सिडीज का लोगो बना दिया, और कार के टायर ही गायब हो गए, ये लो ये टायर भी आ गए कार में, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं डायग्राम देख के। हाँ भाई, तो ये भी वेलोसिटी से आगे जा रही थी, एक सर्टेन वेलोसिटी लेट से 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, लेट से ये 10 मीटर पर सेकंड जा रही थी। अब इसके बारे में पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब मान लो इस कार के पास एक एक्सेलरेशन आ गया, कितना एक्सेलरेशन आ गया सर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन सर वो एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन आ गया का क्या मतलब है, अपने आप प्रकट होकर आएगा, नहीं, एक्सेलरेशन कहां से आता है, फोर्स से आता है। मान लीजिए कार के ऊपर इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, वो फोर्स पता है कैसे लगता है, जब आप एक्सेलरेटर का पेडल दबाते हो ना तो गाड़ी के इंजन जो है वो टायर के पिस्टन पे फोर्स लगाता है, और किधर फोर्स लगाता है, जिधर टायर आगे बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में, और फोर्स से एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन बॉडी में कहां से आता है, फोर्स से, फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो मान लो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा, मान लो अपोजिट भी लग सकता है, जब आप ब्रेक लगाते हो तो वही फोर्स अपोजिट लगता है, इसलिए अपोजिट एक्सेलरेशन आता है। तो अगर एक्सेलरेशन मोशन के अलॉन्ग होगा तो स्पीड बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट होगा तो स्पीड घटेगी। तो अभी के लिए हम ले लेते हैं ये जो एक्सेलरेशन बॉडी के पास आया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये मोशन के अलॉन्ग है, यानी इसकी स्पीड बढ़ेगी। अब बढ़ेगी का मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब लोग जानते हो, 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाएगी, यानी अभी 10 है, 1 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड, मेरी मर्सिडीज की स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड के बाद 12 मीटर पर सेकंड, उसके 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 14 मीटर पर सेकंड। देखो हर सेकंड, उसके 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 16 मीटर पर सेकंड। हर 1 सेकंड में 2-2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है ना, यही कौन बढ़ा रहा है, ये एक्सीलरेशन बढ़ा रहा है। अगर ये एक्सीलरेशन पीछे होता, मोशन के अपोजिट होता तो स्पीड घटाने लगता। ये जो एक्सीलरेशन तुम नॉर्मल तरीके से पढ़ते आए हो बेटा, इसी ये जो नॉर्मल को क्या बोलते थे आप, लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन। अब यही चीज अगर आप सर्कुलर मोशन में जरा देख लो, चलो मैं एक सर्कल ले लेता हूं यहां पर, चलो मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है, ठीक। अब जरा बताओ यहां पर एक बॉडी है, ये इस तरह v वेलोसिटी से जाना चाहती है, हाँ है ना। अच्छा मैं एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन क्या बॉडी में होना जरूरी है क्या, नहीं सर, अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे, अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, और अगर एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, 10 मीटर पर सेकंड था 10 ही मीटर पर सेकंड रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम क्या है, एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को चेंज करना, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो इफ द एक्सेलरेशन इज 0
When will the acceleration be zero? When there will be no force acting on the body. समझ में आया? So suppose there is no force acting in either in the direction of motion or in opposite to the direction of motion. Then there will be no acceleration, and if there is no acceleration, then the velocity will remain constant. Magnitude of velocity will remain constant, right? Right? Very good. So if I am saying that there is a body who wants to go in this direction with a velocity v, and now this body if it is moving in an actual circular path, तो इसके ऊपर एक फोर्स तो है जो कंफर्म लग रहा होगा, that will be the centripetal force. But this centripetal force will not be able to produce an acceleration which changes the magnitude of this velocity. Why? Because to change the magnitude of velocity, if you want to increase the speed, magnitude of velocity क्या होता है? Speed ना. Magnitude of velocity क्या होता है? Speed. पहला लेक्चर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे, फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, ठीक है? तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर आएगा, यानी ये क्या करेगा, ये इसके मैग्नीट्यूड को नहीं सिर्फ डायरेक्शन को बदलेगा। मैग्नीट्यूड को बदलने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए। अच्छा, इसी डायरेक्शन में क्यों चाहिए? पीछे नहीं चाहिए था? पीछे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, लेकिन मतलब चाहिए या तो मोशन के अलॉन्ग चाहिए या तो मोशन के अपोजिट चाहिए। तो सर ये कंपलसरी तो नहीं है कि होगा? हाँ बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। मान लो मोशन के अलॉन्ग या मोशन के अपोजिट कोई फोर्स नहीं लगा, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी और ये बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगी। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की सिचुएशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब बॉडी की क्या कांस्टेंट रहे, स्पीड या वेलोसिटी? स्पीड मैंडेटरी है, वेलोसिटी हो भी सकती नहीं भी हो सकती, लेकिन स्पीड मैंडेटरी है। स्पीड को कांस्टेंट होना जरूरी है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो स्पीड कब कांस्टेंट रहेगी? जब मोशन के अलॉन्ग या मोशन के अपोजिट कोई फोर्स ना हो। अगर नहीं है तो स्पीड कांस्टेंट है, और अब हम इस मोशन को बोलेंगे यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अब एज्यूम करो कि इस तरफ एक एक्सेलरेशन आया, इस तरफ एक एक्सेलरेशन आ गया, बॉडी में इस तरफ एक एक्सेलरेशन आ गया, इसी तरफ आया, तो वो एक्सेलरेशन मोशन के अलॉन्ग है। तो देखो बेटा, ये वेलोसिटी अगर इस तरफ है, इस वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, तो इस एक्सेलरेशन को भी क्या बोलेंगे हम? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया ना, क्योंकि ये भी तो टेंजेंट के अलॉन्ग हो गया, वेलोसिटी के मोशन के अलॉन्ग, या इसके अपोजिट होता तो भी टेंजेंट के अलॉन्ग होता। इसी एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में होना जरूरी है? नहीं सर, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। नहीं भी होता ना अगर ये, तो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती। लेकिन अगर ये है, अगर मैंने कहा था ना ये कंपलसरी नहीं, अगर ये है तो ये क्या करेगा? सर देखो ये मोशन के अलॉन्ग है तो इसकी स्पीड को क्या करेगा? बढ़ाएगा। मतलब बॉडी का मोशन पता है कैसे होगा? पहले धीरे धीरे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, समझ में आ रहा है? मतलब समझ रहे हो, ये जो एक्सेलरेशन है इसकी स्पीड को क्या करेगा? बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, धीरे धीरे और तेज 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 तेज। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। और अगर ये बात समझ में आ रही है तो तुमको समझ में आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ और नहीं बेटा, बस वही नॉर्मल एक्सेलरेशन है। जैसे ये वाला एक्सेलरेशन इसकी स्पीड बढ़ा रहा था, ये वाला एक्सेलरेशन इसकी स्पीड बढ़ाएगा। नहीं होगा तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू, अच्छा एक बात बताओ, अब टेंजेंशियल इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर आपने पढ़ रखा है, काइनेमेटिक्स पढ़ रखा है, सबको मालूम है ना सर, ए बराबर डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही पढ़ा है ना सबने? तो यही तो यहां पर भी है बेटा। ये देखो लीनियर वेलोसिटी जिसको आप टेंजेंशियल सिर्फ सर्कुलर मोशन में बोल रहे हो, ये देखो एक्सेलरेशन जिसको आप टेंजेंशियल सिर्फ सर्कुलर मोशन में बोल रहे हो। तो यहां पे भी रिलेशन यही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। if at is 0, if at is equals to 0, then what will happen? Then dv by dt, dvt by dt, टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो स्लोप, ये स्लोप है, क्या रहेगा? 0। दिस इंप्लाइज दैट vt is constant, vt is constant। और अगर vt का मैग्नीट्यूड ऑफ vt is constant, इसका मतलब है मोशन is termed as, बड़ा सा मैं लिखना चाहूंगा यहां पर, कोई और रंग लेते हैं, नीला रंग ले लेते हैं। मोशन इज टर्म्ड एज यूसीएम। यूसीएम का फुल फॉर्म सबको मालूम है ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बहुत अच्छे से याद रखना भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है? कि बॉडी पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ये मस्ट है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0, याद रखना बाबू, समझे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जरूर होगा, वो हमेशा, वो कंपलसरी, वो होगा ही होगा, और उसके लेकर परवाह नहीं है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो सेंटर की तरफ होगा, और ये एक्सीलरेशन, अच्छा सर ये भी तो वेलोसिटी को चेंज करेगा, हाँ चेंज करेगा, लेकिन पता है कैसे, मैग्नीट्यूड को छेड़ेगा नहीं, स्पीड को नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि स्पीड को चेंज करने के लिए मोशन के लॉन्ग अपोजिट चाहिए। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदल देगा, तभी तो बॉडी ऐसे ना जाकर के ऐसे जा रही है, समझ आ रहा है। यहां पे वेलोसिटी जाना चाहती थी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अंदर की तरफ है, तो उसने वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदल दिया, इस तरफ चला गया, मोशन बदल गया, तभी तो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डायरेक्शन को चेंज करता है, बट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। तो अगर ये इफ 80 0 है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, यानी यूनिफॉर्म कैसा रहेगा, मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप तुमको ये बातें समझ में आई हैं। अगर ये बातें समझ में आई हैं तो तुमको कंपलसरी बात वाली समझ में आ गई कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कंपलसरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अब एज्यूम करके चलो कि बॉडी में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, तो फिर एक नया टर्म निकल के आता है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है और क्यों होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन का ओमेगा से क्या रिलेशन है, और लास्ट में जितना भी हमने अभी तक पूरा सर्कुलर मोशन के टर्म्स देखे, थीटा, ओमेगा, अल्फा अभी देखेंगे अगली क्लास के अंदर, और हमने जितना कुछ भी पढ़ा है इसका लीनियर मोशन से और सर्कुलर मोशन में जितनी भी एनालॉजी है, जो रिलेशंस हैं, इसको पूरा एक बार रिकॉल करके कुछ बढ़िया बढ़िया सर्कुलर मोशन के सवाल जो हैं उन्हें हम करेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। एंड दैट क्लास वुड प्रोबेबली बी द, अगर आपके क्वेश्चंस और आएंगे तो हम उसको हो सकता है एक 5वीं क्लास भी करें, जिसके अंदर हम लोग टॉपिक्स पे क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन की क्लास रखेंगे, बढ़िया बढ़िया मेंस के क्वेश्चंस करेंगे। एंड तब अगर हम इतना बेसिक समझ गए ना, तब हम तुरंत जंप कर जाएंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। और रोटेशनल मोशन कोई भी अगर पढ़ता है ना, तो उसको ये सब चीजें तो पहले पढ़नी ही पड़ती हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ओमेगा वगैरह, अल्फा वगैरह सब कुछ क्या होता है, तो ये सारी चीजें तो आपको पढ़नी ही पड़ती है, ठीक है। तो ये वाले टर्म पढ़ के प्रोबेबली अगली क्लास हमारी आखिरी होगी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, या उसकी अगली वाली क्लास अगर हम कुछ क्वेश्चंस को अलग से डिस्कस करेंगे, जो हम करेंगे, तो 2 क्लासेस और लेके चलते हैं। 2 क्लासेस में आपका सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, एंड देन वी विल स्विच ऑन टू द टफेस्ट, सो कॉल्ड टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11, रोटेशनल मोशन, ठीक है। हालांकि तुम ये मान के चलो कि रोटेशनल मोशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, क्योंकि रोटेशनल मोशन टफ इसीलिए होता है क्योंकि यही सब चीजें हैं जो शुरुआत में पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। आपने जितना भी आज पढ़ा ये सब कुछ, कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, और उसके बाद आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ाई, रिलेशन पढ़ाई, ये सब कुछ रोटेशनल मोशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास के अंदर, एक बार वीडियो कंपलसरी देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।